हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो एक बहन की तरफ से आप सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो सुबह से आप सभी ने खूब मिठाइयाँ खाई होंगी, भाइयों ने तो खूब मिठाइयाँ खाई होंगी और बहनों ने खूब पैसे कमाए होंगे। तो अगर मिठाइयाँ ज़्यादा हो गई हों और पैसे भी कमाने से फुर्सत मिल गई हो तो चलिए थोड़ी सी क्लास कर ली जाए। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह है। त्योहार मना लिया है तो अब पढ़ाई भी कर लीजिए थोड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है तो पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। चाहे भले ही दिन भर ना कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के त्योहार वाले दिन भी पढ़ाई ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने केशव दास के संदर्भ में पढ़ा था, उनकी रचनाओं को देखा था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जो है उपनाम क्या था, ये सारे पॉइंट हमने कल देख लिए थे। उनके बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए आज उनको देखते हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं केशव दास के संदर्भ में। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट दिया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना। तो ये प्रश्न बनता है कि हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक केशव दास को किसने माना है। तो केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक मानने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं और गणपति चंद्र गुप्त, तीन विद्वान हैं जो केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवि प्रिया, जो कि आप जानते हैं केशव दास की रचना है कवि प्रिया और ये एक अलंकार ग्रंथ है। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भक्ति काल की जो प्लेलिस्ट पड़ी है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस भक्ति काल की मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से कल वाली क्लास देख सकते हैं। तो कहते हैं जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका, जो कि वेश्या थी, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कहते हैं जो कवि प्रिया उनकी रचना है 1601 ईस्वी में लिखी गई है। कहते हैं उस रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका, जो कि वेश्या थी, उसको प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। ये क्या मानते हैं, जो शुक्ल जी हैं ये केशव को अलंकारवादी मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि केशव दास को अलंकारवादी किसने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने। केशव दास ने स्वयं लिखा है, जदपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सोवृत और भूषण बिनुना विराजई कविता वनिता मित। ये वाली जो पंक्ति है ये केशव दास के द्वारा कही गई है। इसे याद कैसे करेंगे, जैसे अक्सर क्या होता है ना, ये पंक्ति जो है लोग भूषण की लगा देते हैं। यहाँ पे भूषण लिखा है ना, तो अधिकतर लोग भूषण की लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कविता वनिता मित, ये जो तीन शब्द है इसको पकड़िएगा। तो कहते हैं कविता और वनिता नाम की दो लड़कियां हैं। आप जानते हैं अगर लड़कियों से, और केशव दास को पकड़िएगा केस, ठीक है। अगर कोई लड़की है, सोचिए एक स्टोरी सुनिएगा, कोई लड़की है उसके केस बहुत बड़े हैं। दूसरी दोस्त उससे पूछी कि ये बताओ तुम अपने केस में ऐसा क्या लगाती हो जो तुम्हारे बाल इतने बड़े हैं, इतने लंबे, इतने घने हैं। आजकल के टाइम में तो देखिए बाल तो सभी के झड़ जा रहे हैं, सभी के केस कैसे हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। बहुत ही कम लोगों के हैं जिनके बचे हैं सिर पे बाल। तो एक लड़की है कविता, ठीक है, कविता के बाल कम है, वनिता के बाल ज़्यादा हैं। तो पूछती हैं तो वो क्या करती है, वो झूठ बोल देती है, नहीं बताती। कहती है नहीं यार, कहाँ, मेरे भी बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, पहले इतने नहीं थे, ये है वो है, पहले बहुत अच्छे थे। बताती नहीं है किसके बारे में, केस के बारे में। सब
मिथ्या मतलब सब झूठ बोल देती है, कभी बताती नहीं है। कौन? सहेलियां। जब भी दो लड़कियां आपस में रहती हैं ना, अगर उनसे केस के बारे में पूछ लो, केस में क्या लगाती हो भाई, इतने अच्छे घने घने बाल हैं, कोई नहीं बताएगा भाई साहब। आज के टाइम में कोई नहीं बताएगा कि कौन सा इलाज किया जा रहा है जो बाल इतने अच्छे हो जा रहे हैं, कोई नहीं बताता ना। तो केस से याद कर लीजिएगा कि ये केशव दास की पंक्ति है, इसलिए मैंने ये बातें बोली ताकि ये कविता वनिता वाली स्टोरी आपको याद आ जाए, तो याद रहेगा कि अच्छा वो लोग केस को लेके लड़ रही थी, तो केस से हो जाएगा केशव दास, और भूषण को मत लगाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केशव दास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। जो केशव दास हैं वो भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखी थी। ये बात मैंने कल भी बताई थी जब हम लोग रामचंद्रिका के बारे में पढ़ रहे थे। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, जो कि 1601 ईस्वी में लिखी गई थी, और देखा जाए तो ये राम के चरित्र पर आधारित है। तो ये जो केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, ये रचना जब लिखी थी केशव दास ने, तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने इस रचना को एक रात में लिख दिया था। हाँ, और ये रचना जो है किसकी प्रतिस्पर्धा में लिखी गई? तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में जो है केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी थी। ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। एक गुमान कवि हैं, ये क्या किए, ये इन्होंने जो है रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। उनके रामचरितमानस को देखकर केशव दास ने उस ग्रंथ के आधार पर, उसकी प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो है रामचंद्रिका की रचना की। किसने? केशव दास ने। अब केशव दास की जो रामचंद्रिका है, इसको देखा गुमान कवि ने, और गुमान कवि ने इसकी प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो है इन्होंने लिख दी है कृष्ण चंद्रिका। ठीक है, समझ में आया कैसे क्रम बना? सबसे पहले तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में जो है केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की। फिर रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की। ये सारे पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये किसके बारे में जो है शुक्ल जी ने लिखा है? तो ये लिखा है शुक्ल जी ने केशव दास के बारे में। इनकी कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था। इसी लाइन से आप याद कर सकते हैं कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था। क्यों केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला? भाई उनके केस लंबे नहीं थे, ऐसे याद कर लीजिएगा। इनके केस लंबे नहीं थे, उनके केस लंबे नहीं थे, इसलिए जो है उनको कवि हृदय नहीं मिला। बस याद हो जाएगा कि किसके संदर्भ में बात कही जा रही है, तो केशव दास के संदर्भ में। तो ये तो याद हो जाएगा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, लेकिन कहा किसने? ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी को याद रखिएगा, और ये कथन जो है कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। इंपॉर्टेंट है, केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा? तो ये कहा विजयपाल सिंह ने। कहते हैं भाई अगर आपके केस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कोर्ट के कवि बन जाइए या अधिकारी बन जाइए तो आपकी विजय हो जाएगी। जैसे देखिए बहुत से लड़के हैं भाई, आज के टाइम में क्या हो रहा है, पढ़ाई करते करते इतना समय हो जा रहा है, जॉब तो मिल नहीं रही है, तो बाल तो वैसे ही झड़ जा रहे हैं, आधी उम्र तो ऐसे ही निकल जा रही है। बहुत से लड़कों की तो शादी नहीं हो पाती कि लड़का तो गंजा है, लड़के के तो बाल ही नहीं है। होता है कि नहीं? तो अगर बाल कम रहता है तो कहते हैं ना कि अरे भाई कम से कम कोई अच्छी खासी नौकरी कर लो, अगर नौकरी पा जाओगे तो वैसे ही शादी हो जाएगी, तब कोई बाल नहीं देखेगा। और ये रियलिटी है, ये बात सच है, और ये बात सच भी है। तो ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि केशव दास को, मतलब केशव दास के पास क्या था? केस नहीं था। केशव दास के पास क्या नहीं था? तो इनके पास केस नहीं था, और केस नहीं था तो लोगों ने कहा आप कोर्ट के कवि बन जाइए।
आप किसी कोर्ट के कवि बन जाइए या कोर्ट में कोई अधिकारी बन जाइए, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी तब विजय होगी, तब जाके आपकी विजय होगी, नहीं तो आपसे कोई शादी वादी नहीं करेगा। तो याद हो जाएगा, ये विजय सिंह ने जो है केशवदास को कोर्ट का कवि कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादंबरी तथा नैषधीय चरित का प्रभाव पड़ा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनर्घ राघव कादंबरी एक ही में है। कहते केशवदास की जो रचना रामचंद्रिका है, इस पर जो है प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादंबरी तथा नैषधीय चरित का प्रभाव पड़ा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है। आलोचकों के केशवदास और उनकी जो रचना है रामचंद्रिका, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। आइए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो कुछ आलोचकों ने एक कथन कहा है, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। अब ये नहीं पता किस आलोचक ने कहा है, लेकिन ये किसके संदर्भ में कहा गया है, केशवदास की रामचंद्रिका के संदर्भ में। ठीक है, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। ठीक है, आगे है नाभादास। नाभादास ने जो है केशवदास को कहा है उडगन केशवदास। क्या कहा है, उडगन केशवदास। किसने कहा है, नाभादास ने कहा है। नेक्स्ट में देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। आगे देखिएगा, अगले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। जो रामचंद्रिका इन्होंने एक रात में लिखी थी, इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी जो रचना है केशवदास की रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है सेनापति। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। देखिए, कहते हैं सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, सेनापति, पति जब जाते हैं, पति जब भी कहीं जाते हैं तो अपनी सेना साथ में लेके जाते हैं। सेना का मतलब मम्मी पापा भाई बहन सबको लेके जो है पति अपनी सेना के साथ चलते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। अकेले गए तो पत्नी जो है उन पर आक्रमण कर देगी। तो पति जब जाते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पति बनने जब जाते हैं तो सेना लेके जाते हैं, बारात लेके जाते हैं ना पति बनने, ऐसे तो पति नहीं बन जाते हैं। बारात लेके जाएंगे तब शादी होगी, तब तो वो पति बनेंगे किसी के। तो जब पति बनने जाते हैं तो सेना लेके जाते हैं। कम से कम कितनी सेना रहती है इनकी, 8 से 9 सेना इनकी तैयार रहती है हमेशा। तो पति जब भी जाते हैं तो अपनी पूरी सेना लेके चलते हैं, और उस सेना में कम से कम 8 से 9 लोग रहते हैं। तो याद हो जाएगा सेनापति का समय, अब कभी भूलिएगा मत। और इनके गुरु का क्या नाम है, इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। और जब पति जो है पति बनने जाते हैं तो क्या मतलब, जब पति जो है, जब पति बनने के लिए जाते हैं, मतलब कि शादी करने जा रहे हैं, तो अपनी सेना लेके जा रहे हैं, और जिससे शादी करने जाते हैं वो उनके लिए हीरे के समान होता है। वो उनके लिए, वो लड़की उनके लिए हीरे के समान होती है। उनकी पत्नी जो होती है वो हीरे के समान होती है। भाई, अच्छी लड़की ही ढूंढेंगे ना, कोई खराब लड़की से तो वैसे भी कोई खराब होता नहीं है। ठीक है, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही ढूंढते हैं। तो हर किसी के लिए उसकी पत्नी जो होती है वो हीरा ही होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। ऐसे याद हो जाएगा आपको अच्छे से। आगे देखिएगा, सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। पहला है कवित्त रत्नाकर और दूसरी रचना है काव्य कल्पद्रुम। तो यहाँ पे जो कवित्त रत्नाकर रचना है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। जो कवित्त रत्नाकर इनकी रचना है, इसमें 5 तरंग है और 394 छंद में राम कथा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी रचना है इनकी काव्य कल्पद्रुम। एक तो है कवित्त रत्नाकर और दूसरी है काव्य कल्पद्रुम।
इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। जो काव्य कल्पद्रुम रचना है, जिसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये जो है शुक्ल जी ने सेनापति के संदर्भ में कहा है कि जो सेनापति जी थे ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ठीक है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। भाई ऋतु वर्णन तो कौन कर सकता है, एक पति ही ऋतुओं का वर्णन कर सकता है। जब शादी हो जाएगी तो उसको अच्छे से पता है भाई आज का दिन कैसे बीता, कल का दिन कैसे बीता, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात जो 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, सारी ऋतुएं जो हैं उसको अच्छे से पता रहेंगी। एक तरीके से अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ऋतुओं का वर्णन कौन कर सकता है। बीवी आने के बाद हर कोई कहता है ना कि मुझे याद हो गया भाई आज का दिन कैसा था, कल का दिन कैसा होगा और आगे आने वाला समय कैसा होगा, उसको हर एक दिन का हिसाब हो जाता है। वैसे शादी के पहले लड़के ये सब डेट वेट नहीं याद रखते, लेकिन शादी के बाद उनको हर चीज़ याद रखना पड़ता है। जो पत्नियां होती हैं वो सारी ऋतुएं याद करा देती हैं। तो याद हो जाएगा कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि में नहीं था। ये कहा किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। किसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है, सेनापति, एक पति के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, जो कि बिल्कुल सही भी होती है। याद हो जाएगा, ये कथन रटने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट कीजिए, फैमिली से रिलेट कीजिए, अच्छे से याद भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। कहते हैं सेनापति जो है वो ब्रजभाषा के कवि हैं। अब देखिए, पति अपनी सेना लेकर क्यों चलता है। अगर पति अकेले चला तब तो उसकी पत्नी बरबर कर डालेगी उसके ऊपर, लेकिन अगर अपनी सेना लेके चलता है कहीं, मतलब मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन, सबको साथ में लेके चलता है, तो पत्नी नहीं कुछ बोलती, कहती है भाई परिवार है, मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन अगर पति अकेला है तब तो भाई उसकी खैर नहीं, फिर तो बरबर करना सुनाना शुरू। तो याद हो जाएगा, बरबर से ब्रजभाषा। सेनापति की भाषा क्या है, ब्रजभाषा है। और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार क्या है, श्लेष है। अब देखिए, कोई पति है, उस श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। आप जानते हैं ना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जो पति होते हैं उनको क्या, वो अक्सर जब देखो तब किसी न किसी से चिपकते ही रहते हैं, किसी न किसी से चिपकते ही रहते हैं। चिपकना मतलब कि जैसे एक होता नहीं है, अरे एक ही लोग, 2 लोग पा गए उन्हीं से, जिससे देखो उससे ही बात करना शुरू हो जाता है। कोई भी अनजान इंसान मिल गया, जहां भी रास्ते में मिल गया, बस उसी से बतियाना शुरू। तो वो एक टाइप से चिपकना हो गया, यहाँ पे समझिएगा आप। तो जो पति होते हैं जिसको भी देखते हैं उसी से चिपकने लगते हैं। जब चिपकने लगते हैं तब पत्नियां उन पे बरबर करना शुरू करने लगती हैं। सोचिए, रास्ते में पति पत्नी जा रहे हैं और पति की नज़र किसी और लड़की पे पड़ गई, फिर उसके बाद पत्नी कहेगी हाँ देख लो, क्योंकि और तो कोई मिला नहीं है, मैं साथ में चल रही हूँ, फिर भी नज़र तो दूसरी जगह ही पड़ी हुई है। होता है ना, बरबर कर डांटती हैं कि नहीं डांटती हैं। तो बरबर से याद हो जाएगा, इनकी भाषा जो बोलती हैं वो कैसी थी, बरबर थी, यानी कि ब्रज भाषा थी। और क्यों बोली, क्योंकि ये जो है श्लेष अलग, मतलब ये चिपक रहे थे, चिपकना यानी कि श्लेष। ठीक है, तो याद हो जाएगा इनका प्रिय अलंकार क्या था, इनका प्रिय अलंकार श्लेष था। थोड़ा सा इस वे में याद कीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं। सेनापति का प्रिय अलंकार क्या था, इनकी भाषा क्या थी, इनके गुरु कौन थे, इनका समय क्या था, और इनके संदर्भ में एक कथन कहा गया है, वो कथन किसके द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अन्य राम भक्त कवियों, ये तो सेनापति के बारे में बात हो गई। अब देखेंगे अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हैं। सबसे पहले आते हैं प्राणचंद्र चौहान। इन्होंने लिखा है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। दूसरे कवि हैं माधव दास चरण, इन्होंने लिखा है रामरासो 1618, अध्यात्म रामायण 1624। राम रासो कब की रचना है, 1618 ईस्वी की। आध्यात्म रामायण कब की है, 1624 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट में है हृदय राम। अगले जो कवि हैं वो हैं हृदय राम। हृदय राम की जो रचना है वो है हनुमान नाटक, जो कि 1623 ईस्वी में लिखी गई रचना है, हनुमान नाटक। फिर है रायमल्ल पांडे। रायमल्ल पांडे ने लिखा है हनुमत चरित। रायमल्ल पांडे ने क्या लिखा है, हनुमत चरित लिखा है, 1639 ईस्वी की रचना है। और अगर आप में से
आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं नरसिंह बारहट। नरसिंह बारहट की रचना है पौरुषे रामायण। कौन सी रचना है? पौरुषे रामायण है। और देखिएगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं लालदास। लालदास की रचना है अवध विलास, 1643 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है कपूर चंद्र त्रिखा। कपूर चंद्र त्रिखा के द्वारा लिखी गई रचना है रामायण, जो कि 1646 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कपूर चंद्र त्रिखा के द्वारा लिखी गई रचना है रामायण, 1646 ईस्वी। तो अभी हमने पढ़ा है आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण जो है वो 1624 ईस्वी की थी और माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ पे है कपूर चंद्र त्रिखा के द्वारा लिखी गई रामायण, 1646 ईस्वी। और पौरुषे रामायण नरहरि बारहट के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। कहते हैं जो रामायण महानाटक है, रामायण महानाटक जो प्राणचंद्र चौहान के द्वारा लिखी गई रचना है 1610 ईस्वी की, ये एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है। कहते हैं जो हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक, देखा जाए तो ये संस्कृत में हनुमान नाटक एक रचना लिखी गई थी, उसी का सर्वाधिक प्रभाव इस नाटक पर पड़ा है। ठीक है, हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है और इसका एक नाम राम गीत भी मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम क्या मिलता है? राम गीत मिलता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है पौरुषे रामायण, जो कि नरहरि बारहट के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं पौरुषे रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कहते हैं जो पौरुषे रामायण लिखी गई है नरहरि के द्वारा, ये चतुर्विंशति अवतार चरित नामक एक विशाल ग्रंथ का एक अंश है, एक छोटा सा पार्ट है। कौन सी रचना? पौरुषे रामायण। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। कहते हैं कि जो कपूर चंद्र त्रिखा की रचना है रामायण, जो कि 1646 ईस्वी में लिखी गई है, अभी हमने इसको जस्ट पढ़ा है। कहते हैं ये जो रचना है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। इसमें 145 छंद है और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। क्या क्या विशेषता आपने पढ़ी? कपूर चंद्र त्रिखा की जो रचना है वो है रामायण, और रामायण जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। इसमें 145 छंद है और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख पंक्तियों को। तो पंक्तियों की क्लास को कल हम देखेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक रहती है। देखिए, अगर आप में से कोई ये इस पर प्रश्नोत्तरी करना चाहता है इस पुस्तक की, अगर आप सच में अगर आप एग्जाम को लेके सीरियस हैं और अगर आप सरस्वती पांडे गोविंद पांडे पुस्तक जो है इसको पूरा अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन क्या होता है तैयारी ऐसे नहीं होती। मान लिया मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको कितना याद हो रहा है ये भी तो देखना है। प्रश्न कैसे बनते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, आप इससे रिलेटेड पेज वाइज प्रश्न पृष्ठ संख्या के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप पृष्ठ संख्या के अकॉर्डिंग जो है इसकी क्विज कर सकते हैं। मैंने जो है अपने टेलीग्राम पे इसकी सूचना दे दी है। जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है वो देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है और वो अगर क्विज करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं कैसे? आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो मेरा चैनल है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगी। और मैंने एक छोटा सा पेड ग्रुप बनाया है, बहुत ही कम अमाउंट है, और उसमें मैंने यही सोचा है कि इस पुस्तक के साथ साथ और भी 2-3 पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सभी चाहें तो उसकी क्विज भी मैं करा सकती हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इच्छुक है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको जो है पेड ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी और बाकी अगर कोई समस्या आती है तो आप जो है टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मैसेज करके आप उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर किसी को जानकारी चाहिए तो। यही सूचना मुझे देनी थी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम राम भक्ति शाखा के साथ, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की पंक्तियों के साथ। तो आज का सेशन अगर आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और ठीक है, फिर आपने क्लास तो कर ली, अब जाके फिर से आप अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। आज का दिन पूरा मनाइए, बस थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया है, मुश्किल से 25 मिनट का टाइम लिया है। 25 मिनट में आपने थोड़ी पढ़ाई भी कर ली और इसके बाद आप जाके फिर से अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और मैं भी चलती हूँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।